हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 द रूल ऑफ रोड, जिसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर, उस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे आखिर इस चैप्टर के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑन द रूल ऑफ रोड, जिसको राइटर हैं A.G. गार्डिनर जी हैं, जिनका जो जन्म होता है A.G. गार्डिनर का अगर फुल फॉर्म बता दे तो एल्फ्रेड गर्ग गार्डिनर। 1865 में इनकी जन्म होती है और इनकी मृत्यु 1946 में होती है। और इनको जाना जाता था एज A.G. गार्डिनर। 1865 में इनका जन्म और 1946 में इनकी मृत्यु होती है। इन हिज एसे द रूल ऑफ द रोड पॉइंट आउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रू लाइबिलिटी। यहाँ पे उनके ऐसे से ये स्टोरी ली गई है। ही बिगिंस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी औरत के एग्जाम्पल दे के वो इस कहानी में समझाते हैं। हु इंसिस्टेड ऑन वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। वो क्या करती है, वो जो बूढ़ी औरत होती है वो रोड के बीच में चलती है। पेट्रोगार्ड इंस्टेड ऑफ ऑन द पेवमेंट, हर आर्गूमेंट वाज दैट शी हैड गॉट लाइबिलिटी नाउ टू डू सो। She did not realize that, like her, the cab driver was also entitled to drive on the pavement. जिस पथ पे वो थे उस पथ पे ड्राइवर भी ड्राइव कर रहा था। उनको ये पता नहीं। इफ सच ए थिंग हैपेंड, अगर कुछ ऐसा होता है, देयर वुड बी ट्रैफिक जाम एंड chaos एवरीवेयर एंड नोबडी वुड बी एबल टू रीच हिम और हिज डेस्टिनेशन इन द टाइम। और जिस स्थिति में वो रोड पे जिस वक्त थी उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता था। would result in the complete anarchy in the society. The author thinks that these days people are increasingly getting liability drunk, which is very dangerous. बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रंक करके गाड़ी वगैरह चलाते हैं और ये काफ़ी डेंजरस होता है। Therefore we must understand the rule of the road. इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो रूल होते हैं रोड के उसको हम लोग को जानना चाहिए। The author thinks that these days people are increasing getting liability drunk, which is very dangerous. Therefore we must understand the rule of the road. It means in order to preserve the liability of all, the liability of everyone must be curtailed. The traffic police should be taken as a symbol of liability and not of the anarchy when he is controlling traffic. Some control of the private liability is necessary so that everyone may enjoy a social order. That makes liability or relative, because liability is not only a personal affair but also a social attract. जो भी हम रोड पे चले तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, इफ ए पर्सन लाइबिलिटी डज नॉट अफेक्ट अदर लाइबिलिटी देन ही कैन सो एज ही लाइक्स। फॉर एग्जांपल, ही मे वेयर द टाइप ऑफ क्लॉथ। जैसे क्या होता है कि हम एक दूसरे की टाइप के क्लॉथ पहने होते हैं। और वार्क वेयर फीट सपोर्ट लॉन्ग और शॉर्ट हेयर। ही कैन follow his fancy by going to bed late or getting up early. He need not ask anybody permission in the such thing. But the moment his personal liability begins to affect other, then it must be restricted. He may play his musical instrument loudly as if want. अब यहाँ पे on the rule of the road summary 1 की अगर यहाँ पे हम लोग हिंदी देखें, स्टाउड ओल्डी बिकम सोशल एनर्की। इसका अगर हिंदी सारांश देखा जाए तो पेट्रीगढ़ में एक बूढ़ी साहसी महिला सड़क के बीच टोकरी लेकर सड़क यातायात में अस्तव्यवस्था पैदा कर रही थी और स्वयं को भी कम खतरे में नहीं डाल रही थी। उसे बताया गया कि पैदल यात्रियों के चलने का सही स्थान फुटपाथ है, परंतु उसने उत्तर दिया, जी मैं जहाँ चाहूँ चलूँगी। क्या है कि बूढ़ी औरत से बोला जाता है कि आपके लिए ये रास्ता नहीं है, तो फिर वो बोलती है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चलूँगी। अब हमें स्वतंत्र प्राप्त हो गई है। उस प्रिय बुढ़ी महिला को यह ना सूझा कि यदि स्वतंत्रता पैदल यात्रियों को सड़क के बीच चलने का अधिकार देती है तो वो घोड़ा गाड़ी वालों को भी फुटपाथ पर चलने का अधिकार देती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता का अतः सर्वव्यापक गड़बड़ होगा। सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे और कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक अराजकता बन जाएगी। देयर इज ए डेंजर डैश योर लाइबिलिटी और रियलिटी। इसकी अगर हिंदी अनुवाद देखें तो आजकल उस टोकरी वाली बुढ़ी महिला की भांति संसार में आज़ाद का नशा होने का खतरा है। और यह उचित है कि हम याद रखें कि सड़क के नियम का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि सबकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता कम करना आवश्यक है। जब पिडकली सर्कस में पुलिस मैन सड़क के बीच आकर अपना हाथ ऊपर करता है तो निरंकुशता का नहीं बल्कि आज़ादी का प्रतीक। आप ऐसा सोच सकते हो सकता है कि आप जल्दी में हो और आप अपनी मोटर का उसके अधिकार की उद्दंडता से रोक के जाने को आप समझे कि आपकी आज़ादी की अवहेलना हुई। वह आदमी आपके जनपथ
के प्रयोग करने के अधिकार में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। परंतु यदि आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप इस पर विचार करेंगे कि यदि वो आपके काम में दखल ना देगा तो किसी काम में रोक टोक ना करेगा, और परिणाम यह होगा कि आप पिकर्डली सर्कस कभी पार नहीं कर सकेंगे। आपने अपनी निजी आज़ादी कटवाने में सहमति प्रकट इसलिए कि आप एक सामाजिक व्यवस्था का लाभ उठा सकें, जिसके कारण आपकी आज़ादी वास्तविक बनती है। लिबर्टी इज नॉट डैश नो मैन्स प्रोफेशन। आज़ादी व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि सामाजिक समझौता है या हितों का समायोजन है। जिन मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में अंतर नहीं पड़ता, मैं वो कुछ भी करने का स्वतंत्र हूँ। यदि मैं स्टैंड में लंबा चोगा पहनकर लंबे बाल और नंगे पांव जाना चाहूँ तो मुझे कौन ना करेगा। आपको मुझ पर हंसने की आज़ादी है, परंतु मुझे आज़ादी है कि मैं इसकी परवाह ना करूँ। और यदि मुझे अपने बाल रंगना या मूँछों पर मोम लगाना जो ईश्वर करे मैं इन करूँ, या ऊंचा टॉप पहनूँ या फ्रॉक कोट चप्पल पहना, या देर से सोना या जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ और इसके लिए किसी आदमी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। इन ऑल दिज डैश टू देयर लिबर्टी। अनुवाद, इन सब में हजार अन्य बातों में आप और मैं जो चाहे कर सकते हैं और हमें किसी आदमी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा राज्य है जिसमें हम अकेले शासन करते हैं। जो हम चाहे कर सकते हैं। बुद्धिमान या हास्यकार बन सकते हैं, कठोर या सरल बन सकते हैं, पारंपरिक या विचित्र बन सकते हैं, परंतु जब ही हम उस राज्य से कदम बाहर रखते हैं तो हमारी कार्य करने की व्यक्तिगत आज़ादी दूसरे लोगों की आज़ादी से सीमित हो जाती है। तो मैं आधी रात से प्रातः 3 बजे तक तुरही बजाने का अभ्यास करना चाहता हूँ। यदि मैं हलवेली के शिखर पर जाऊँ तो मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूँ, परंतु यदि मैं ऐसे बाहर सड़क पर करता हूँ तो पड़ोसी मुझे याद कराएंगे कि मेरी तुरही बजाने की आज़ादी को उनकी चैन से सोने की आज़ादी में दखल नहीं देना चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं और मुझे अपनी आज़ादी को उनकी आज़ादी के साथ समायोजित करना है। वी ऑल आर लेवल डैश ऑफ दी ऑफ आवर ओन। हम सब यह भूल सकते हैं कि दुर्भाग्यवश हम अपने बारे में, अपनी त्रुटियाँ, अपनी अपेक्षा दूसरों की त्रुटियों के बारे में अधिक सचेत रहते हैं। आई गॉट इन टू डैश ऑन अराउंड यू। एक दिन प्रातः मैंने एक देहाती स्टेशन पर रेल के डिब्बे में प्रवेश किया जिसे स्कूल के बच्चे 1 घंटे का परिश्रम से पढ़ना करते थे। मैं ब्लू बुक पढ़ने के लिए बैठ गया। मैं मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहा था। सच बात तो यह है कि मैं ब्लू बुक कभी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता। मैं तो इनकी ईमानदारी से पैसा कमाने के साधारण से उद्देश्य के लिए पढ़ता हूँ। अब यदि आप कोई पुस्तक मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके पास क्या हो रहा है, परंतु जब आप काम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको यथोचित शांति की आवश्यकता होती है, और यह मुझे प्राप्त न हुई क्योंकि अगले स्टेशन पर 2 आदमी अंदर आए जिनमें से एक अपने मित्र के साथ आडंबरपूर्ण ध्वनि में स्वस्थ यात्री के समय बातें करता रहा। जब मैं धराओं व भागों से जूझ रहा था उसकी आवाज़ आंधी की भांति उठी और मेरा कार्य में ध्यान लगाए रहने का प्रयास उसके परिवार के इतिहास, युद्ध में उसके बेटे के कारनामों, सेनापतियों और राजनेताओं की आलोचना के नीचे डूब गया। मैंने ब्लू बुक को बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा और उब कर उसकी बातें सुनने लगा। उसकी आवाज़ गरज रही थी जिसका विषय कुछ इस प्रकार था। फ्रांस को क्या करना चाहिए था, जर्मनों को यह गलती की यदि एक्सविथ वैसा करता। आप इस प्रकार की बातों को जानते हो, मैंने यह पहले कई बार सुना था। यह बैरल ऑर्गन की भांति था जिसमें कोई अरुचिकर पुरानी गीत किया ले रहा हो। यदि मैं उससे कहता है कि कृपया अपनी आवाज़ मध्यम करो तो मुझे विश्वास है कि मुझे उद्दंड समझता। उसने यह सूझा कि उसकी बातें सुनने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है। जब मैं डिब्बे से बाहर आया तो मुझे विश्वास हो गया था कि उसकी कृपा से सबकी यात्रा ज्ञानवर्धक रही थी। दूसरों के अधिकारों और भावनाओं की ओर और उचित ध्यान देना सामाजिक आचरण का आधार बन गया था। मेरा विश्वास है कि छोटे लोगों व शांत लोगों के अधिकारों की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की। जब मैं कोई परेशान करने वाला हॉर्न सुनता हूँ तो जो लोग मुझे जानबूझ कर बजाते हैं, मुझे इतना क्रोध आता है कि जितना मुझे तब अनुभव होता है जब जर्मनी आक्रमणकारी घोंसिए की भांति बेल्जियम को रोदते गए थे। जनाब, आप किस अधिकार से सड़क पर उन सबको कोसते चलते हो? आपको रास्ते में रुकावट बने हैं। क्या आप अपने आगमन की घोषणा भद्र पुरुष की भांति नहीं कर सकते? क्या आप अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? और एक और अनपकारी व्यक्ति है जिसकी एक ऊंची ध्वनि वाला साधारण सा ग्रामोफोन खरीदा
और रविवार को तीसरे पहर उसे चालू कर देता है, खिड़कियां खोल देता है और गली को कीप दी होम फायर्स वेनिंग या किसी अन्य घिसे पिटे गाने से गूंज देता है। इस प्रकार के मामले में सामाजिक आचरण की क्या सही सीमा है? हम फिर तुरही का उदाहरण लेते हैं। हैजलिट का कथन है कि जो आदमी वो भयानक तंत्र की सीखना चाहता है उसे अपने घर में सीखने का अधिकार है। यद्यपि वो अपने पड़ोसियों के लिए उपद्रवी हो, परंतु यह उसका कर्तव्य है कि वो शोर को जितना कम करना हो संभव हो करे। उसे अपनी अटारी में इसका अभ्यास करना चाहिए और खिड़कियां बंद करनी चाहिए। उसे कोई हक नहीं है कि वो अपने घर के अगले कमरे में बैठे खिड़कियां खोल ले और पड़ोसियों के कानों पूरे जोर से शोर डाले। और यही बात ग्रामोफोन के बारे में है। यदि आपने ग्रामोफोन अच्छा लगता है तो आपको उसे रखने का हक है, परंतु यदि आप उस शोर को अपने घर तक सीमित करने का प्रयत्न नहीं करते तो आप अपने पड़ोसियों की आज़ादी में बाधा डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पड़ोसियों को कीप दी होम फायर्स बर्निंग गाना पसंद ना हो। वो अपने रविवार का तीसरा पहर शांति से व्यतीत करना चाहते हैं और यह वैसी ही अवस्था होगी जैसे किसी के बाग में बिन बुलाए जाना और उसकी फूलों की क्यारियों को रौद डालना। मेरे विचार में सच बात यह है कि जब इस जटिल संसार में हम न तो पूर्णतः अराजकतावादी बन सकते हैं और ना ही पूर्णतः समाजवादी, बल्कि दोनों का विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए। हमें दोनों प्रकार की आज़ादी की रक्षा करनी है, व्यक्तिगत आज़ादी की भी और सामाजिक आज़ादी की भी। आचरण की छोटी छोटी बातों में सड़क के नियम का पालन करने में हमें स्वयं को परख सकते हैं और कह सकते हैं कि हम सभ्य हैं या असभ्य हैं। वीरता दिखाने का त्याग करने का अवसर बहुत कम आते हैं। आपसी लेन देन की छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन का बड़ा योग बनाती है और जीवन यात्रा को मधुर या कटु बनाती है। मुझे आशा है कि रेल के डिब्बे वाला मेरा मित्र इस पर विचार करेगा, तब वह इसके साथी को यह बताना तो बंद न करेगा कि फ्रांस वालों को कहाँ गलती की और जर्मनी ने ऐसा कहाँ किया, परंतु वह इससे इस प्रकार करेगा जिसमें मैं अपनी ब्लू बुक बिना बाधा के पढ़ सकूँगा। बस पूरा जो हिंदी सारांश है इतना में ही है। आपको कैसा लगा द रूल ऑफ द रोड का हिंदी सारांश आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।